साथियों, आज दो बड़े विशेष इशू के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम तो कांग्रेस परिवार के लिए एक खुशी की बात है कि दिल्ली छावनी से हमारे एक निर्वाचित कांग्रेस के पुराने साथी, हालांकि 2015 में आम आदमी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और पार्षद चुन करके आए। पिछले चुनाव में हमारे कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी रहे भाई संदीप जी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस छावनी से हमारे 3 साथी निर्वाचित हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छावनी से आदरणीय विमल चौधरी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे कई पूर्व विधायक साथी आदरणीय जय किशन जी उपाध्यक्ष, अली अहमद जी, अमरीश गौतम जी, ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री नंद किशोर बेनीवाल जी आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी में अपनी आस्था जताते हुए इस कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। तो पहली ये सूचना मैं तमाम साथियों को देना चाहता हूं और इनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इनके साथ मैं भाई संदीप जी का, विमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इनको कांग्रेस का जो सिंबल है, इस सिंबल के द्वारा अपने इस परिवार में शामिल करता हूं। आपका स्वागत है। बस एक ही बहुत है। ले भाई। चलिए, थैंक यू। जोरदार तालियां भाई। थैंक यू। बस हो गया। विमल भाई क्या करते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हमारे नौजवान किशोर बेनीवाल जी कांग्रेस परिवार से जुड़ते हुए कांग्रेस नीतियों को, कांग्रेस को घर तक प्रचार प्रसार के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इस पर दूसरे विषय पे आऊं जो एक बड़ा गंभीर विषय है। बेनीवाल जी को बुलवाने से पहले मैं वो विषय तमाम दिल्ली वासियों के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। साथियों, ये विषय उन गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है जो लगभग 40-50 सालों से ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में अपना आसियाना बना करके रहते थे। और उन साथियों का निवेदन और आवेदन हमें मिला है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है और कई दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां घर तक पहुंच भी रही हैं। यह विषय ऐसा है जहां गरीब तबका वहां रहते हुए तमाम उन जरूरतों को, आसपास के लोगों की सेवा को, जहां प्रतिदिन इनकी सेवा की आवश्यकताएं वहां के आसपास के लोगों को भी करती रही और उनकी सेवा पिछले 40-45 सालों से वहां कर रहे हैं।
कहने का जो तात्पर्य है साथियों, इस लक्ष्मी मार्केट में जो लगभग 60 परिवार वहां रहा करते थे पिछले 40-45 वर्षों से, उन परिवारों पे यकायक एक दिन ईस्ट एमडी के आदेश अनुसार वहां पर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी कि वहां पर ईस्ट एमसीडी अपने बुलडोजर जेसीबी के द्वारा पहुंच जाती है और बगैर कोई चेतावनी और बगैर कोई कार्रवाई के, नोटिस के उन लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं और बहुत ही बर्बरतापूर्ण वहां पर जो परिवार हैं और जो उनके वहां रहने के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं साथियों, लगभग 1982 से पहले तक के भी सबूत वहां इन लोगों के पास हैं। लेकिन अफसोस, दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, जो आम आदमी की सरकार कहा करती थी अपने आप को, आज इनके दुख दर्द को समझने के लिए सरकार तैयार नहीं। मुझे याद आ जाता है क्योंकि कुछ ही महीनों पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ था और दोनों ही पार्टी के नेताओं ने और दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में इस बात को बड़े दावे के साथ कहा गया था कि दिल्ली के अंदर किसी का मकान न तोड़ा जाएगा, ना कोई, यदि इस तरह का स्लम है, कोई क्लस्टर है, उसको दिल्ली से उजाड़ा जाएगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो इनकी करनी और कथनी साफ तौर पर दिल्ली वासी देखने का काम करते हैं। दोनों ही पार्टियां इन गरीब लोगों से लगातार ये खिलवाड़ करती आ रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये इस लक्ष्मी मार्केट का क्लस्टर है, जिसमें लगभग 60 परिवारों को आज सड़क पे लाके खड़ा कर दिया इस संक्रमण के महाकाल के दौरान, जहां पे सरकारें कहते हैं कि अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। वहां पर तरह से परिवारों पर, उनके सपनों पर, उनकी जो आसियान है, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। इससे दुबारा ऑप्शन नहीं हो सका इसमें। जहां पर सरकारों की जवाबदेही बनती है, वह सरकार ये कहती है कि ये कोर्ट का आदेश है। मैं माफी चाहता हूं, यदि कोर्ट का आदेश है तो हम उस कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हैं और देश का हर नागरिक कोर्ट का आदेश का सम्मान करता है। लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, क्योंकि मैं 2 बार पार्षद रहा, एमएलए रहा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, इस नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि कांग्रेस के द्वारा जो किए गए पूर्व में जो कार्य थे, जो निर्णय थे, शायद इन सरकारों को मालूम नहीं। यही कारण है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, याद होगा साथियों, 2006 के अंदर इसी दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने एक स्पेशल प्रोविजन किया था, यानी कि दिल्ली लॉ एक्ट जो 2006 का है, उसमें डेमोलिशन के विरुद्ध एक हम अध्यादेश लेकर के आए थे, जिसको मंजूरी 1/1/2006 को भारत की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब यह अध्यादेश के द्वारा इस दिल्ली के लोगों को राहत दी थी। दिल्ली के मकानों पे जो सीलिंग और तोड़फोड़ की तलवार थी, उससे बचाने का काम कांग्रेस ने दिया था और जिसके आधार पर आज तक भी यह काम जारी है। यानी कि लोगों को बचाने का जब किसी कानून का सहारा लिया जाता है तो वही कानून जो कांग्रेस की देन है, उसी का आधार बना के लोगों को राहत दी जाती है। लेकिन इस केस में आखिर क्यों ऐसा फैसला नहीं लिया गया? यदि कोर्ट में इस तरह का कोई मुकदमा था, कोई इस तरह की बातें थी, तो यह सवाल बनता है सरकारों से कि क्या सरकार इन गरीबों की बात नहीं रख सकती थी? क्या इन गरीबों का पक्ष नहीं रख सकती थी? अफसोस इस बात का है कि आज वहां से भाजपा के इलेक्टेड एमएलए हैं, भाजपा के निगम पार्षद हैं, भाजपा शासित वहां निगम में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, सांसद भाजपा का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत उनके प्रतिनिधि यहां पर हैं, बावजूद ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ आम आदमी का नाम लेके क्षमा चाहता हूं, जिन परिवारों को उन्होंने इमोशनल
मैं फिर दोहराता हूं, इमोशनल तरीके से लोगों का प्रयोग किया इन गरीबों के साथ आम आदमी पार्टी का नाम देकर। आज केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का भी चरित्र सामने आता है। वो लोग जाकर के इन गरीबों की बात नहीं सुनते हैं, गरीबों का पक्ष नहीं सुनते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि आपकी सरकार सो क्यों रही थी जो इनके साथ अन्याय हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में आम आदमी के विधायकों को चुनकर दिल्ली में भेजा था, उम्मीदों के साथ भेजा था, और यहां जो गरीब बस्ती है साथियों, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, मैं समझता हूं ये मानवता के साथ एक तरह से बहुत बड़ा खिलवाड़ ये दोनों सरकारों ने किया है। इस संक्रमण में, इस महामारी के दौर में बच्चे आज फुटपाथ पे सोते हैं, खाना नहीं है, कहां जाएं? इन तमाम बातों का जब हम जवाब ढूंढते हैं तो हमें नहीं दिखता है। साथियों, 2017 के तहत इसी डिमोलिशन और सीलिंग के रोकने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगा दी गई, बावजूद उस पर एक्शन हो जाता है। इस संबंध में सरकार अभी तक कुछ भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों इन गरीबों के साथ हो गया। जहां तक सवाल है झुग्गी कैंप और क्लस्टरों को लेकर के, तो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मास्टर प्लान 2021 तक सरकार का यह दायित्व है कि झुग्गी में रहने वाले लोग यदि वहां से शिफ्ट किए जाएंगे तो उनका पुनर्वास करने की जिम्मेवारी भी सरकारों की है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में जहां से उप मुख्यमंत्री जी हैं, NH-24 नेशनल हाईवे का अभी चौड़ाई का काम हुआ है, जिसके तहत नेहरू कैंप का कुछ हिस्सा उस सड़क में आ रहा था और वहां से उस कैंप को हटाया गया तो उनका पुनर्वास द्वारका में किया गया, उनको प्लॉट दिए गए हैं पुनर्वास नीति के तहत। दूसरा, समस्तपुर के अंदर कुछ हिस्सा समस्तपुर गांव का लिया तो वहां पे भी कुछ मुआवजा दिया गया। वैसे समस्तपुर का लेफ्ट ऑफ पोर्शन, चूंकि मैं खुद विधायक रहा हूं इसलिए मुझे जानकारी है, वहां के लोगों को भी उनकी इमारतों का पुनर्वास का पैसा दिया गया। तो सवाल यह है कि ये दोहरी नीति कैसी, सरकार इस तरह का रवैया कि एक तरफ उसी पॉलिसी के तहत उनको मुआवजा दिया जाता है, दूसरी तरफ ये इस लक्ष्मी मार्केट के साथ परिवारों को बिल्कुल अर्थों की तरह जमीन पर छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती है। मैं इन दो सरकारों को यह याद दिलाते हुए, जहां पे इस महामारी में, इस संक्रमण के बीमारी को लेकर के पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं पे दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर इस संक्रमित लोगों को लेकर के बहुत चिंतित है। और ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का एक्शन, मुझे लगता है इन सरकारों का आम जनता या आम पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है, ये इस बात से सिद्ध हो जाता है। लगातार केजरीवाल जी का ये कहना कि संक्रमण से जीना सीखिए, आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आपको खुद बचना पड़ेगा, एक बार ये फिर सिद्ध हो जाता है। यानी कि केजरीवाल जी को अब तक जो बातें गरीबों के लिए वो कहते थे, लेकिन जब मौका मिला कुछ करने का, पूरी तरह से केजरीवाल साहब विफल हुए हैं। चाहे संक्रमण की रोकथाम को लेकर के हो या गरीबों के साथ इस दुख दर्द के समय खड़े होने की बात हो, ये इस बात को सिद्ध करता है कि अब तक कोई आश्वासन, कोई वादा दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं निभाया गया है। 15 साल शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार रहते हुए शायद ही कोई ऐसी घटना रही होगी जहां आपदा के समय लोगों की मदद ना की गई। चाहे यमुना के अंदर आया हुआ हर वर्ष पानी का बढ़ता हुआ जल स्तर हो, वहां किसानों की मदद की बात रही हो तो कांग्रेस ने मदद की। ये पहली मर्तबा हुआ है कि देश में नहीं, विश्व के अंदर ये महामारी फैली हुई है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत भी सरकार चाहे तो इन गरीबों की मदद कर सकती है, लेकिन इन गरीबों की मदद की मंशा सरकार की साफ नहीं दिखती है, यह हमारा आरोप है। इसीलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं
यदि कानून ने कोई आदेश दिया है, माननीय कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन गरीबों की रक्षा की जाए। यदि इनकी पैरवी करने में कोई चूक हुई है तो मैं समझता हूं सरकार उन पुराने कानूनों को आधार बनाते हुए इन गरीब लोगों के जो मकान टूटे हैं उनका मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास नीति के तहत जो गरीबों के लिए नीति है, इनके जो साक्ष्य, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच करते हुए उनको मकान या जो फ्लैट की व्यवस्था है वो इनको मुहैया कराई जाए। ये कांग्रेस पार्टी दोनों ही सरकारों से मांग करती है, दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि इनको भी उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बल्कि ये लोग पिछले 40 साल से, लगभग 40 साल से वहां रहते हैं और कानून ने तो 2007 या 2015 तक के ऐसी ऑर्डर सीलिंग पर रोक लगाई हुई है। यदि कहीं कोई पे इंक्रेसमेंट के तहत यदि सरकार मानती है कि वहां स्लम बन गया है या कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी बन गई है, तो जब उनको नहीं तोड़ा जा सकता तो इतने पुराने मकानों को कैसे सरकारें तोड़ सकती है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए इस मांग के साथ कि इनको तुरंत मुआवजा मिले, इनका पुनर्वास हो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी पुनर्वास की जो योजना है उसका लाभ इन 60 परिवारों को तुरंत मिलना चाहिए। साथियों, ये दो विषय थे जहां पे एक साथी ने आज कांग्रेस परिवार का साथ देने का वादा किया है, भाई नंद किशोर बेनीवाल जी। उनका मैं पुनः इस परिवार में स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि 2 शब्द वो कहें। उसके बाद हमारे बीच में उपाध्यक्ष भाई पूर्व विधायक जय किशन जी हैं, वो भी 2 मिनट आपके सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। माननीय अनिल चौधरी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आज उनकी उपस्थिति में मैं दोबारा से अपने घर के अंदर वापसी कर रहा हूँ। जब मैं पहले गया था तब भी किसी प्रकार से कांग्रेस के ऊपर मैं कोई एलिगेशन या उंगली उठाकर नहीं गया था, ना ही किसी तरीके के मेरे कोई परिवर्तन हुए थे। मेरा तभी कांग्रेस के ऊपर उतना ही विश्वास था, आस्था थी और आज भी उतना ही है। मैं अपने नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के भी उनके विचारों से मैं कल भी सहमत था, आज भी सहमत हूँ और हमेशा सहमत रहूंगा। मंच के ऊपर यहाँ भी व्यक्ति मेरे भाई जय किशन जी, सीनियर भाई चौधरी जी, अनिल जी और विधानसभा चुनाव और दिल्ली शामिल से काउंसलर अजीत जिन्होंने लगातार पेपर पर बनाया हुआ था कि जो दिल्ली शामिल से यहाँ सीनियर बैठे हैं कि भाई आपने बात आना है और मैंने हमेशा जब भी बोला कि कहा हमसे चाहिए मैं बात करना पूरी कर लीजिए, मुझे नकली पसंद ही ना है और मैं पूरे मन से, साफ मन से कांग्रेस को ज्वाइन करता हूँ। और जो ये मकान तोड़े गए हैं, जैसा कि मैं अखबार टीवी मीडिया में देख रहा हूँ, सभी लोग ये कहने में संकोच कर रहे हैं या कह नहीं पा रहे हैं कि वो झुग्गियां नहीं है। आप सबने उनको बड़े ध्यान से देखा होगा, वो बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से, मतलब मैं जिस कम्युनिटी से हूँ उस कम्युनिटी के हिसाब से वो जो मकान है वो हमारे लिए किसी महल या कोठी से कम नहीं है। वो झुग्गी नहीं है। झुग्गियां तो कांग्रेस के जमाने में जब हुआ करती थी, जब उन्होंने हमारी समस्या परेशानी को देखते हुए हम लोगों का जो पुनर्वास किया, जिनको जय कॉलोनी कहते हैं, जो लाखों के मकान है हमारे लोगों के, वो झुग्गियां अभी भी जो बाकी रह गई है, जो कांग्रेस कर चुकी वही है। उसके बाद ना भारतीय जनता पार्टी ने हमें पुनर्वास करने की कोशिश की, ना हमें कोई अच्छी जगह बसाने की कोशिश की। माननीय केजरीवाल जी ने जितना धोखा हमारे समाज के साथ किया है, शायद मैं वो किसी भी नेता ने इतना बड़ा धोखा हमारी कम्युनिटी के साथ नहीं किया है। अली को तो उन्होंने ये भी एक नारा दिया था कि भाई जब हमारी सरकार आई थी तो हम ठेकेदारी
खत्म करके उनको वहीं पक्की नौकरियां देंगे, वो नहीं दी। मेरा एक ये कारण भी था आम आदमी पार्टी छोड़ने का, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं पक्की नौकरी, उस नारे को, उस वादे को भी उन्होंने झूठा साबित किया है। तो मैं इस मन से आज कांग्रेस ज्वाइन करते हुए तमाम दिल्ली के नागरिकों को, मजदूरों को, गरीबों को, गरीब समाज के लोगों को, सभी को कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम जो उन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में कहा था वो उसमें खड़े नहीं उतरे, तो हमें भी अब उनके ऊपर अपनी विश्वास और आस्था को खत्म कर देना चाहिए और उनसे नाता तोड़ लेना चाहिए। और यही मानिए जो मदद कांग्रेस करती है और आगे भी अगर आपको उम्मीद करनी है तो मैं आपसे तमाम इस मन से बताना चाहूंगा अपने समाज लोगों को कि आपके अलावा, कांग्रेस के अलावा आपका कोई और कोई पार्टी फिलहाल इस देश में नहीं है, तो आप लोगों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। मैं समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहकर समाज के कार्य करूंगा, आपके साथ दुख सुख में हमेशा रहूंगा और पार्टी के भी साथ सहयोग में रहूंगा। पार्टी से भी उम्मीद करूंगा कि जो गरीब हैं उनका साथ सहयोग जैसे पार्टी हमेशा करती है आगे भी ऐसे करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे जो 2 शब्द बोलने का मौका दिया, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नंद किशोर जी। मैं जय किशन जी से कहूँगा संक्षिप्त में, क्योंकि ये जो 60 परिवार हैं, और सही कहा है नंद किशोर जी ने 121, क्षमा चाहता हूँ, जो 121 लोगों की सूची है हमारे पास। इस संदर्भ में लगातार गुरचरण सिंह राजू जी भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो भी मौके पे पहुंचे हैं, वीर सिंह दिघान साहब भी मौके पे पहुंचे और इनकी परेशानी को लगातार समझ रहे थे। इसीलिए आज हमने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इसमें जय किशन साहब 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। सर्वेश्वर माइक बंद कर विशेषकर जी बहुत हिस्सों सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं हमारे जिला अध्यक्ष राजू जी, मीडिया को समझ सभी साथियों, जो हादसा दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शासन ने मिलकर के दलित और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जो लोकतंत्र का गला घोटा है, लोकतंत्र की हत्या की है, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, हमारे वीर चौधरी जी की तरफ से, हम सब कांग्रेस के सीनियर जूनियर लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं तो जानता हूँ, मुझे मालूम है कि दोनों छल कपट की सरकार बना करके सत्ता में आए हैं। कोई रामराज, कोई राम मंदिर, अच्छे दिन, काला धन, गंगा माई, गौ विद्या और जो है 2 करोड़ नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। दूसरी पार्टी हमको गलत साफ करने कांग्रेस ने 7 साल में किया, 15 दिन में करके दिखाएंगे। हम दिल्ली के तमाम झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स को तुरंत बसाएंगे। कांग्रेस ने जो धोखा किया, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। बच्चों की कसम, दिल्ली वालों एक बार और जिता दो, दिल्ली छोड़ के नहीं जाना। केजरीवाल साहब ने झूठ बोल करके सत्ता थामी। मैं जानता हूँ, मैं भी जब सत्ता में था, जी भी थे, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने डिसीजन लिया था 2007 के बाद जितने भी दिल्ली में अस्थायी मकान बने हैं, क्लस्टर्स बने हैं, उनको विकल्पित स्थान दिए बगैर तोड़ा नहीं जाएगा। और कांग्रेस की पॉलिसी देश में और दिल्ली में लागू हुई थी। अभी अनिल जी ने कहा कि ये दोनों सरकारों के लायक, दोनों सरकारों के कानून मंत्री क्या कर रहे थे। मैं अपील करूंगा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इसको कोर्ट में जाकर के चुनौती दे, क्योंकि रूल है 2007 के बाद तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे भी याद है, मैं 2008 में एक अनशन करके बैठा था और जब ये कानून बना था कि कोई झुग्गी झोपड़ी, कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये सब
सरकारी जमीन पे हो चाहे प्राइवेट जमीन पे हो, आप आदेश दे दें, इसको कानूनी लड़ा जाए। और मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहता हूँ, आज देश बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। हमारे पत्रकार जी यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात स्पष्ट तौर से कहना चाह रहा हूँ, जो सरकारें दोनों सत्ता में आई हैं, उन्होंने अन्याय किया जनता के साथ। केजरीवाल साहब ने कहा था कि फ्री फ्लैट मिलेंगे, लेकिन 1,30,000 रुपए की लागत से आज फ्लैटों की कीमत रखी गई है। कांग्रेस के राज में पॉलिसी कि कोई झुग्गी टूटेगी, कुछ भी होगा, इसको फ्री फ्लैट दिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोगों को फ्री दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10,000 रुपये फ्लैट दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल की बीजेपी की सरकार ने उसकी कीमत 1,32,000 रुपया कर दी है। ये अन्याय है। और मैं खास करके माइनॉरिटी और दलित समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इस देश के इतिहास को उठा करके देखिए, जो आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान के दलित हो, आपको जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था, आपको गले में मटका लगाना पड़ता था। आपका बेटा, आपका भाई कोई मंत्री संतरी, कोई पंच सरपंच नहीं था। कांग्रेस के शासन ने ही सिपाही से एसएचओ बनाया, टीचर से प्रिंसिपल बनाया, कंडक्टर से मैनेजर बनाया, वकील से जज बनाया, पंच से सरपंच बनाया। कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब भीम अम्बेडकर को नॉमिनेट करके प्रथम लॉ मिनिस्टर बनाया। ये कांग्रेस की देन है। एक बात बड़े अदब के साथ कह करके समाप्त कर रहा हूँ, इस देश में कांग्रेस और बाबा साहब नहीं होते तो दलित का बेटा आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश का राष्ट्रपति, IAS IPS नहीं बनता। जहाँ मान्यता का सवाल है, जो कदर, जो मदद, जो मान सम्मान इस देश में मान्यता के लोगों को कांग्रेस ने दिया है, ये देश सबका है। ये देश हिंदुओं का भी है, मुस्लिम का भी है, ये देश अन्य मान्यता का भी है, किसानों का भी है, ब्राह्मणों का भी है, ठाकुरों का भी है। देश में कहीं मुस्लिम ज्यादा है तो कहीं मुस्लिम कम है, कहीं सिख ज्यादा तो कहीं सिख कम है, कहीं दलित ज्यादा तो कहीं दलित कम है, कहीं माइनॉरिटी ज्यादा तो माइनॉरिटी कम है। लेकिन देश साथियों सबका है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम से और गरीब और बड़े के नाम से बांटना चाहती है। और केजरीवाल साहब झूठ के नाम पर सत्ता में आकर के बैठ गए, जो बच्चों की कसम खा ले, काला मुंह करा ले, जूतों की माला पहन ले, थप्पड़ खा ले, सत्ता को पसंद करे, उस आदमी पर भरोसा करना सरासर गलत है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक बार फिर कांग्रेस के बारे में पूर्ण विचार करें। और कांग्रेस हमेशा आपके थी, आपकी रहेगी और आपकी आज भी मौजूद है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं इन दोनों विषयों से संबंधित अपने तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा, यदि कोई ऐसा प्रश्न है तो हमारे बीच में, क्योंकि ये दलितों से जुड़ा हुआ मसला है, गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है, जो परिवारों के घर तोड़े गए हैं, इसीलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामहिम आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से भी इनका विषय उनसे चर्चा करने के लिए, इनके साथ न्याय, इनके जो मुआवजा या इनके पुनर्वास को लेकर के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन दिल्ली के उपराज्यपाल महामहिम के साथ भी हम मुलाकात करेंगे। तो किसी साथी का कोई प्रश्न है तो हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मेरे साथ भाई वीर सिंह दिघान साहब, बहुत वरिष्ठ पूर्व विधायक, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय अमरीश गौतम साहब भी उपस्थित हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज। सर, ये कल जो कार्रवाई हुई है लक्ष्मीनगर में, इतने मकान तोड़े गए हैं, इसके आगे का आपका क्या स्टेप है? नहीं, बिल्कुल जो हमें और पूरे दिल्ली को गुमराह किया जा रहा है दिल्ली नगर निगम के द्वारा कि कोर्ट के आदेश अनुसार ये कदम उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कोर्ट के आदेश के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हों, और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हर फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारें दिल्ली में बैठी हुई हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इन गरीबों के मकानों की वो रक्षा करें। जब हिंदुस्तान और दिल्ली में गरीबों के मकानों को तोड़ने से बचाने के लिए कानून है, तो इन गरीबों की बात कोर्ट के समक्ष क्यों सरकारों ने नहीं रखी? क्या भाजपा शासित नगर निगम ये बात वहां नहीं कह सकता था कि स्लम के अंदर प्रोविजन है इनको पुनर्वास करने का,
क्या दिल्ली सरकार ये नहीं कह सकती थी कि दिल्ली के अंदर तोड़-फोड़ और सीलिंग पर रोक लगी हुई है? क्या केजरीवाल साहब ये नहीं बता सकते थे कि इनके मकान तोड़े जाएंगे, इनको हटना है? तो नेहरू कैंप की तरह क्या इन लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया जा सकता था? क्या ये लोग, यदि वहां पर कोई रोड निकल रही है, यदि कोई सरकार को आवश्यकता है, तो क्या इन लोगों को वहां से पुनर्वास के लिए क्या योजना के तहत इनको भरोसे में लेकर के क्या इनको मुआवजा या इनको कोई घर की व्यवस्था दे करके वहां पुनर्वास नहीं किया जा सकता था? ये तमाम बातें साथियों जो इस पूरे प्रकरण में जहां कमियां दिखाई देती हैं, तो जिसमें ना तो वहां के स्थानीय विधायक का कोई भूमिका रही, ना नगर निगम में बैठे हुए उनके प्रतिनिधियों की कोई भूमिका रही, ना केजरीवाल जी के वादे अनुसार कि जहां झुकी वही मकान देने का जो वादा था वो वादा क्या हुआ? भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जहां झुकी वही मकान, तो ये झुकी है कॉलोनी क्या है ये बताएं। यदि कॉलोनी है तो उसमें भी व्यवस्था है कि अनऑथराइज कॉलोनियों को नहीं तोड़ा जाएगा, और ये कांग्रेस अपनी सरकार में रहते हुए व्यवस्था करके दी थी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी और सोनिया जी ने अपने हाथ से अनऑथराइज कॉलोनियों को सर्टिफिकेट बांटे। पुनर्वास कॉलोनियों को बसाने का काम आज जितने भी जे कैंप्स हैं, जैसे जयकिशन जी ने बताया, वो तमाम कांग्रेस की देन है। और ऐसा नहीं है, चंद महीनों पहले ही NH-24 की सड़क को जब बढ़ाने का काम किया गया तो लोगों को विश्वास में रखा गया और उनका पुनर्वास किया गया। तो इस केस में ऐसी क्यों लापरवाही सरकारों ने बरती? तो यही हम बात बताना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं। अभी भी हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तो वैसे भी लोग की मदद की जा सकती है। किसी कारणवश ये गरीब लोग हैं, और ये समाज में वो लोग हैं जो समाज की सेवा करते हैं। ये भी समाज का अभिन्न अंग है जो देश निर्माण में अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो सड़कों पे अपनी सेवाएं देकर रोजगार, चाहे मजदूर के तौर पर हो या सफाई कर्मचारी के तौर पर, घरों में या दुकानों पे काम करने की नौकरी की छोटी छोटी जो नौकरियां होती है उनके तौर पर हो। ये लोग भी अभिन्न अंग है इस समाज का। यदि समाज को यहाँ से ये हटाना चाहते हैं तो इस समाज की कल्पना करना आसान नहीं हुआ। इसलिए जो आपका प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी, इनको लीगल सुविधा मुहैया कराएगी। हक की लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश के मंत्री हैं, तो उनसे हमने सवाल किया कि सर कोरोना काल में यहाँ कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं और जब रोड यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने सवाल किया सर तो इनके लिए क्या आगे कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि आगे हम एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आगे करेंगे। ये बहुत ही अमानवीय डिसीजन है, और जिस मंत्री को दिल्ली के लोग की स्थिति के बारे में ही ना पता हो तो क्या करते हैं? अभी तक राज्यपाल गौतम जी को यही नहीं मालूम कि वहां पर उनके मकान तोड़ जा चुके हैं, वो करें कि अवलोकन करेंगे। ये केस एक दिन का नहीं है। जो जानकारियां मिली, काफी समय से इन लोगों से चर्चा कर रहे थे, इनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। जब इनको तो चुनाव दौरान ये मसला उनकी नजर में था, यहाँ जो प्रतिनिधि चुनाव लड़े उनकी जानकारी था कि बस्ती के ऊपर संकट की जो है तलवार अटकी हुई है, और ये चुनाव जीत के बाद अपने घरों में छुपे, मकान ध्वस्त कर दिए गए, और आज आकर के कहते हैं कि समीक्षा करेंगे। समीक्षा की बात की, कानून तो है, व्यवस्था तो है कि जो भी बाद में मकान टूटे जाएंगे तो कानून के तहत उनको मुआवजा मिलेगा। तो इनका मुआवजा कब देंगी सरकार? अब तक से बातें हो रही हैं और देश के और दिल्ली के लोगों पर अन्याय किया जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं। किसी और कोई साथी का कोई सवाल हो तो कृपया। दिल्ली का विषय आप बाद में अलग से कर। राहुल जी, किसी साथी का यदि कोई सवाल हो तो प्लीज ऑनलाइन, अन्यथा फिर हम सभी का धन्यवाद करें। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है इन गरीबों के लिए वो जारी रहेगी। आदरणीय वीर सिंह मान साहब अपने 8 मिनट के संक्षिप्त बयान में कुछ कहना चाहते हैं इससे संबंधित, और उसके बाद इस प्रेस वार्ता हम समाप्त करें और पुनः बेनीवाल का भी हम धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले भाई नंदकिशोर बेनीवाल जी का स्वागत करता हूँ। राजनीतिक परिवार में दोबारा शामिल है वो प्रेस के समान बंधु। मेरा कहना कुछ अलग है हटके जो अध्यक्ष जी ने हमारे कानून से आपके पास बात करती है वो बिल्कुल सच है। कांग्रेस पार्टी के समय में कानून बना था
कि 2007 के से पहले बने मकानों का ही नहीं तोड़ा जाएगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबको पता है। और अगर झुग्गी झोपड़ी का भी मामला है, उसके लिए भी सरकार के पास नीति बनी हुई है, उस नीति के तहत काम करना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और निश्चित तौर पर सुनियोजित तरीके से तो हमारे दलित समाज के, विशेषकर वाल्मीकि समाज के को खत्म करने के लिए, करने के लिए पूरा वादा है। ये आरोप है सरकार पर कि जब से सरकार बनी है पूरे देश में आप जाकर देखिए, समाचार पत्रों में, रेडियो में कहीं ना कहीं चलते हैं कि आज अत्याचार हुआ। ये हाल फिलहाल में हरियाणा में रमन वाल्मीकि को मारा, बाद में बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। और इस तरह से कि हमारे साथ में जो बस्ती गाड़ी है, इससे पहले हमारे 2 जगह मंदिरों पे, हमारे धर्मस्थानों पे हमला किया गया। तो मैं जो तरीके से मेरा सरकार के दोनों का आरोप है। और नहीं तो अभी तक मैं अफसोस की बात आप बता रहे कि मंत्री जी आए समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो पहले होना चाहिए, 2 दिन पहले 2 दिन का इंतजार किया। आज तक हमारे वहाँ गरीब लोग बेचारे ऐसे बैठे हैं, ना उनका टेंट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, दूसरे जो व्यवस्था है। मेरा अध्यक्ष जी आपके मैं मांग करता हूँ सरकारों से कि हमारे साथियों को पूरा मुआवजा दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए और विगत तरीके से जो व्यवस्था होती है वो की जाए, न तो हम इसके बहुत तगड़ा विरोध करेंगे। अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है, अभी सरकार ने दोनों ने ऐलान किया था कि कोविड-19 में जो भी इस संक्रमण से हताहत हुआ है, जो मृत्यु जिसकी हो जाएगी, उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। भारत सरकार से कहा गया था कि 50 लाख रुपया देंगे, लेकिन संकोच नहीं करता कि दूसरे लोगों के पास मैं विरोधी नहीं हूँ, मिलना चाहिए उनको जिन्होंने काम किया है, चाहे वो से काम करते हैं, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे जो भी हैं, उनका विरोधी नहीं हूँ, मिलना चाहिए उनको। लेकिन जो ऐलान किया था कि हम सफाई कर्मचारियों को देंगे, आज तक की हिस्ट्री है कि जब से हमारे कई लोग, हमारे 10-15 आदमी हमारे हाथों के इसमें चले गए जान से, लेकिन उनको एक को भी जो है पैसा आज तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जो साजिश चल रही है, हम इस साजिश के खिलाफ जोर से शोर से लड़ेंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। और सामना से सर्वेश जी हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं। सर्वेश जी अपना सवाल पूछिए। सर्वेश जी। सामना से क्या नाम? रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, रमेश जी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दीजिए रमेश जी। स्पीकर ऑफ करो। बोलो रमेश जी, आप स्पीकर ऑफ। हाँ, मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस पे थोड़े आरोप लगते रहे कि आम आदमी पार्टी की बैकडोर थोड़े से सहयोग करते जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक। समिति ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी नीतियों पे खड़ी रही है और उसी नीति के तहत गरीब हो या कोई मजदूर हो, मजबूर हो, उनकी आवाज़ हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। और ये जो अभी जो वर्तमान में एक घटना है जिसके तहत सरकार का जो अमानवीय चेहरा देख रही है, जिसमें लगभग 121 परिवारों को उजाड़ दिया गया है, मकान तोड़ दिए गए हैं, जो लगभग 1982 तक के तो इनके पास सबूत हैं, उससे पहले के परिवार बसे हुए हैं। लेकिन एक RWA की रिट के आधार पर जजमेंट जरूर आई है, ये वो एक पार्ट है। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि ऐसे परिवारों के लिए नीतियां हैं जो कांग्रेस ने बनाई थी और उस नीतियों के तहत इन लोगों का पुनर्वास किया जाता है। सो ये सरकार आखिर कर क्या रही है? मेरे साथी ने कहा कि जो अन्याय आज चल रहा है दलितों पे, आप देख सकते हैं पिछले जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार आई है, निरंतर कुठाराघात इन लोगों के ऊपर होता रहा है। चाहे और दूसरे मसले, उनका मैं जिक्र अभी नहीं करूंगा,
लेकिन वर्तमान में गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो खिलवाड़ हुआ है, 40 साल 45 साल से जो लोग एक जगह बैठे हुए थे, आज उनको रातों रात उजाड़ दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल बेशक बंद है, लेकिन उनकी किताबें हैं, उनका सामान है, वो आज लेके जाएं तो कहाँ जाएं? ये बिल्कुल सामने है जो दिखाई दे रही है। मेरा सवाल जो था वो सीधा आपने उनका जवाब दे दिया। मेरा कहने का मतलब है, आप जब सांसद भी रहे, जब एमएलए रहे, हमने आपकी राजनीति देखी, अग्रेसर राजनीति हमने देखी, लेकिन आपसे पहले जो 3 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष बनाया गया, 2 उपाध्यक्ष, साथ में पैनल बनाया गया, उनकी जो जो नीति थी आम आदमी पार्टी से लड़ने की, तो हमें वैसे देखने को नहीं मिली। अब जैसे ही आपने अध्यक्ष पद संभाला है, नहीं, मैं वही रमेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। जमीन पे उतरने की बात हो, जमीन पे भी उतरे हैं। जब हम हाउस में किसी भी सदन में हो तो वहां पे भी हमने आवाज उठाई है, और अभी भी इनकी लड़ाई सड़क से लेकर के हाउस के अंदर तक हम लड़ेंगे। चाहे कॉर्पोरेशन के अंदर की बात हो, जब भी हम इनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ ये अन्याय क्यों। बेशक हमारी कहीं संख्या 0 हो या कहीं पे संख्या कम हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनसे कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। पहले भी आवाजें उठाते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। धन्यवाद।